नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूँ एक नई अपडेट के साथ। आज बात करेंगे एक ऐसे पत्र की जिसका कि सभी को जो है हर वर्ष इंतज़ार रहता है। आप लोग सही सोच रहे हैं, ये पत्र है कंपोजिट ग्रांट का। पत्र जो है महानिदेशक महोदय के कार्यालय से जारी कर दिया गया है। आप लोग यहाँ पत्र देख रहे हैं, जिसमें कि महानिदेशक महोदय द्वारा जो है समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को ये पत्र जारी कर दिया गया है। विषय में आप लोग देख सकते हैं, वर्ष 2023-24 में परिषदीय विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय, कंपोजिट विद्यालय जो रहते हैं वो मतलब पीएस, यूपीएस और जो सम्मिलन विद्यालय रहते हैं उनमें जो बजट भेजा जाता है उनके संबंध में ये पत्र है। इसके बाद में इसमें देख सकते हैं आप लोग, लिखा है पहले ही पैराग्राफ में, समग्र शिक्षा की वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2023-24। अभी का क्या है, 2023 भी बीत गया है, दिसंबर माह चल रहा है, 23-24 सत्र बीतने को है। सभी शिक्षकों को जो है कंपोजिट ग्रांट का इंतजार था, क्योंकि लंबे समय से जो है व्यय तो होता ही रहता है, लेकिन ग्रांट आने पर उन सबका व्यय जो है एक है रजिस्टर में अंकन करके कार्य को खत्म किया जाता है। तो ग्रांट नहीं आई थी, काफ़ी समय से इंतजार था, वो ग्रांट जो है अब शासन द्वारा प्रेषित कर दी गई है समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में। अब जल्द ही आपके सभी के जो विद्यालयों में खाते में वो हस्तांतरित कर दी जाएगी। तो यहाँ पर लोग देख रहे हैं, लिखा भी हुआ है कि संबंधित शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रदेश के पीएस, यूपीएस और कंपोजिट में नामांकन के आधार पर 5 श्रेणी में वर्गीकृत करते हुए, मतलब कि नामांकन का आधार आपको पता ही है, जैसे मतलब कि कहीं पर 1 से जो है 25 बच्चे हैं, 25 से 50, 50 से 100, सबकी जो है अलग अलग ग्रांट रहती है। 12,000 है, 25,000 है, फिर 50,000 है, 1 लाख है। इस तरह से जो वितरण होता है वो 5 श्रेणियों में बांटा गया है। उसको कंपोजिट स्कूल ग्रांट की स्वीकृति प्रदान की गई है। नाम इसका कंपोजिट स्कूल ग्रांट है। और उसके बाद में संलग्न एक आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो लिखा हुआ है, पहले ही धनराशि के उपभोग के संबंध में सभी को सभी जानकारियाँ हैं पहले से ही, लेकिन फिर भी जो है पत्र जारी हुआ है तो इसमें कुछ नया इस बार आया है, वो भी आप लोग यहाँ पर देखिएगा कि क्या आया है कंपोजिट ग्रांट में नया। तो कंपोजिट स्कूल ग्रांट की जो धनराशि है वो विद्यालय प्रबंध समिति के खातों में श्रेणी के अनुसार ही हस्तांतरित की जाएगी। श्रेणी से इनका तात्पर्य वही है कि आपके यहाँ नामांकन जितना होगा बच्चों का, उतना ही आपको जो है ये हस्तांतरित कर दी जाएगी ग्रांट। और उसके बाद में जो है जिसका व्यवहार जो रहेगा वो अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव, मतलब कि जो विद्यालय के हेड होंगे, प्रधानाध्यापक होंगे या इंचार्ज हेड होंगे, उनके माध्यम से जो है खाता रहता है दोनों का, तो उनके हस्ताक्षर से जो है बाहर आ जाएगा। और इस संबंध में शासनादेश संख्या इतना का जिक्र किया जा रहा है, ये शासनादेश संख्या वो है जिससे कि जो है जिसमें कि प्रधान और विद्यालय का जो हेड प्रधानाध्यापक हो उसके हस्ताक्षर से वो पैसा निकाला जाएगा, उसके विषय में रहेगा। उसके बाद में आवंटित धनराशि का उपभोग निम्नलिखित दिशा निर्देश जो रहेंगे वो भी आप लोग देख लीजिएगा। जो विद्यालय प्रबंध समिति होती है उसके अनुमोदन से ही होगा। अगर आप कोई भी जो है पैसा निकाल रहे हैं, कोई चीज़ भी क्रय कर रहे हैं कोई चीज़, तो उसका जो है जो आपका एसएमसी रहेगा उसका अनुमोदन बहुत ज़रूरी है। तो उसको रजिस्टर पर पहले अनुमोदन करा लें, उसके बाद में जो है उस पैसे का से आप कोई भी जो है वस्तु क्रय कर सकते हैं। उसके बाद में निपुण भारत के लोगों की पेंटिंग कार्य हेतु विद्यालय भवन की ऐसी दीवार का चयन करें। अब यहाँ पर बात आ रही है निपुण भारत, मतलब कि इस समय जो कार्यक्रम चल रहा है राष्ट्रीय स्तर पर निपुण भारत मिशन, तो उसका एक लोगो है। तो उस लोगो को आप लोग जो है विद्यालय की कोई भी ऐसी दीवार चुनिए जो कि जन सामान्य हेतु प्रथम दृष्टया दृश्यमान हो। कहने का तात्पर्य ये है कि जो बाहर से व्यक्ति हैं, जो ग्राम के व्यक्ति हैं, अभिभावक हैं या ग्रामवासी हैं, वो भी जो है आराम से देख सके। तो इसके लिए सीधी सी बात है कि जो है विद्यालय की 4 दीवारी होती है, तो उसके आउटसाइड जो है उस लोगों को लगाया जाए, तो सभी लोग उसको देख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आप जो है वो भी दे दिया गया, पैमाना दिया है कि लोगों की जो पेंटिंग की माप रहेगी वो 45 सेंटीमीटर चौड़ाई रहेगी और 60 सेंटीमीटर ऊंचे आयताकार आकार में रहेगी। तो आपको जो लोगो बनवाना है वो इसी 45 बाई 60 के आकार में ही बनवाना है। और इस प्रायोजन हेतु प्रत्येक विद्यालय में लोगों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। उपलब्धता एक से तात्पर्य इनका ये है कि विभाग द्वारा जो है व्हाट्सएप ग्रुप से या जो भी चलता है आपको उसके माध्यम से लोगो जो है बता दिया जाएगा कि किस प्रकार का लोगो बनवाना है। इसके बाद में प्रत्येक विद्यालय में भवन की दीवार पर कंपोजिट स्कूल ग्रांट के मद में उपलब्ध एवं व्यय होने वाली धनराशि जो रहेगी उसका वर्षवार एवं मदवार विवरण पेंट कराया जाएगा। जैसे कि आप लोगो बनवाएंगे 4 दीवारी पे, वैसे ही जो आप कंपोजिट ग्रांट आप जो व्यय करते हैं, क्रय करते हैं वस्तुओं का, उनका जो भी वर्षवार मदवार विवरण रहेगा उसको भी बाहर जो है पेंट कराना है उसी कंपोजिट ग्रांट के धनराशि से।
उसके बाद में कंपोजिट स्कूल ग्रांट से जो क्रय की जाने वाली सामग्री के बिल वाउचर की फ़ोटो जो आप लेंगे, कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं किसी भी शॉप से तो उसकी बिल वाउचर जो देगा वो उसकी फ़ोटो तथा कराए जाने वाले कार्यों के संबंध में कार्य से पहले तथा कार्य के बाद की फ़ोटो। जैसे मान लीजिए आप पुताई करा रहे हैं, ठीक है, इसके लिए आपने कोई मान लीजिए डिब्बा खरीदा, पेंट का डिब्बा खरीदा, ब्रश खरीदा, तो उसका तो बिल वाउचर मिलेगा, तो उसकी फ़ोटो हो गई। उसके बाद में जो पुताई से पहले की जो दीवार है उसकी फ़ोटो और पुताई हो जाने के बाद में जो पुताई हो जाएगी उसके बाद में जो दीवार बनी है नई, उसकी फ़ोटो क्लिक आपको करनी है और उस फ़ोटो क्लिक करके जो है फ़ोटो को प्रेरणा पोर्टल रहेगा ना, उस पर उपलब्ध प्रारूप पर अपलोड कर दी जाएगी। वहाँ पर आपसे पूछा जाएगा प्रेरणा पोर्टल पर। ये तो रहा कार्य ये वाला। उसके बाद में अनुमान्य कार्य की बात की जाए तो वरीयता क्रम में निम्न कार्य जो है आपको अनुमान्य रहेंगे। आइए उन पर जिक्र करते हैं क्या क्या कार्य हैं। यहाँ पर पहला है कंपोजिट स्कूल ग्रांट हेतु स्वीकृत धनराशि जो है आपके यहाँ, जो भी 5 श्रेणियों में आपके यहाँ जो भी पैसा आया है 12,000, 25,000, 50,000, लाख जो भी आया है, उस धनराशि न्यूनतम 10% धनराशि स्वच्छता अभियान अथवा कार्यक्रम पर व्यय हेतु निर्धारित है। इसका शासन देश पूर्व में जारी हुआ था। अगर किसी को ना पता हो तो मैं बता दूं कि आपको जो भी ग्रांट प्राप्त हो रही है 50,000, 1 लाख, तो उसका जो है 10% आपको स्वच्छता पर खर्च करना है। उसमें जैसे कि जो विद्यालय भवन या परिसर है उनमें छात्रों की स्वच्छता पर व्यय की जाएगी। जैसे मतलब कोई भी स्वच्छता वाली बात है, साबुन है, फिनाइल है, ये सब चीज़ें जो होती है ना, वो सब चीज़ें जो इसी में आ जाएंगी। चाहे टॉयलेट क्लीनर आप ले लीजिए, डस्टिंग क्लॉथ है, नेल कटर है, हैंड वॉश है, सैनिटाइज़र है, ये सब जो चीज़ें हैं जो अनिवार्य रूप से वर्ष पर्यंत आवश्यकता के अनुसार जो उपलब्ध रहे। मतलब कभी वो चीज़ होती है, आपने फिनाइल ले लिया, हैंड वॉश ले लिया, सैनिटाइज़र ले लिया, तो वो चीज़ खर्च हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। जब उसका यूज बराबर होता रहता है वर्ष भर, तो आपको जो है वर्ष पर्यंत जितनी भी आवश्यकता आपको रहती है उतना आप जो है ले लीजिएगा। तो ये तो हो गया किसमें से, टोटल आपकी जो ग्रांट आएगी उसका 10%, ठीक है। इसके बाद में सेकंड पॉइंट जो है वो विद्यालय के ऐसे शौचालय तथा मूत्रालय जो छोटी छोटी मरम्मत अथवा छोटे छोटे कार्य यथा शौचालय सीट हो गया, यूरेनल पॉट में टूट फूट हो गई, लीच पिट निर्मित ना होना या कम गहरा होने के आदि के कारण अक्रियाशील होना। कभी कभी ऐसा होता है हमारे विद्यालय में शौचालय की सीट होती है वो टूट जाती है, यूरिनल पॉट होता है वो भी कभी कभी चटक जाता है या फिर ब्रेक हो जाता है उसका टाइल वगैरह जो होता है, और लीच पिट होती है वो निर्मित ही नहीं होती है, कई जगह पर देखा गया है, या फिर कम गहराई होती है उसकी, तो इसलिए जो है वो अक्रियाशील रहती है। तो इनमें क्या है, इन कार्यों को करा दें, ठीक है। इसके बाद में ये क्रियाशील कराया जाएगा। यदि शौचालय में टाइलीकरण का कार्य नहीं हुआ है तो इसे अनिवार्य रूप से पूर्ण करा लिया जाए। शौचालय पे जो है टाइलीकरण का विशेष ध्यान दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं इसको बोल्ड लेटर में भी लिखा गया है ब्लैक पेन से। तो इसको जो है टाइलीकरण बहुत अनिवार्य है अगर शौचालय में। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के शैक्षिक उपयोगार्थ उपलब्ध कराए जा रहे टैबलेट। यहाँ पर आप लोग देखिए मुख्य बिंदु जो है अगर देखा जाए तो यही बिंदु है जिसमें कि टैबलेट को यहाँ पर जोड़ा गया है, यहाँ पर बिंदु को। तो इसमें टैबलेट के संचालनार्थ सिम कार्ड एवं इंटरनेट की सुविधा माह नवंबर 2023 से मार्च 2024 तक, मतलब कि ये माह चल ही रहा है दिसंबर, तो लास्ट जो मंथ निकला है अभी नवंबर माह, वहाँ से मार्च 2024 तक का जो है सिम कार्ड एवं इंटरनेट के लिए आप जो है यहाँ पर खर्च कर सकते हैं इसी ग्रांट से। इसके जो है कंपोजिट स्कूल ग्रांट से ही आप लोग करेंगे। उसके बाद सिम कार्ड एवं इंटरनेट की सुविधा हेतु जो है माह नवंबर से मार्च 2024 तक जो है एक टेबलेट के लिए आपको 1500 रुपये देय है, तथा अगर आपके यहाँ 2 टेबलेट अगर आपके हैं तो वही चीज़ दूनी हो जाती है 3,000। अभी जो है लास्ट अभी मैंने आपको एक यहाँ पर वीडियो पोस्ट किया था इसी चैनल पर, जिसमें आपको टेबलेट के विषय में सभी जानकारियाँ दी गई थी, कितना कैसे पैसा उसमें खर्च करना है और सिम के लिए कितना क्या पैसा है और इंटरनेट की सुविधाएं आपको कितने पैसे मिलेंगी। तो यहाँ पर वही चीज़ आ गई है, और वहाँ पर भी लिखा था कि आपको ये वाला जो खर्च करना है वो कंपोजिट ग्रांट से ही करना है। तो कंपोजिट ग्रांट में आप जो है 1500 रुपये, 2 अगर आपके टेबलेट हैं तो आप 3,000 रुपये यहाँ से निकाल सकते हैं। और उसके बाद में सिम का क्रय स्थानीय स्तर पर मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी की उपलब्धता के दृष्टिगत किया जाएगा। कहने का मतलब इनका ये है कि आपका जो सिम रहेगा उसमें कौन सा नेटवर्क आपके विद्यालयी क्षेत्र में आता है, क्योंकि आपका विद्यालय का जियो टैग कर दिया गया है। अब ऐसा ना हो कि आप पता चल रहा है कि BSNL का सिम चला रहे हैं और वहाँ पर जो नेटवर्क आ रहा है वो एयरटेल का आ रहा है, तो ऐसा ना हो। जो भी नेटवर्क आपके उस क्षेत्र में आता हो आप उसी का नेटवर्क का सिम क्रय कीजिएगा, तो इसका विशेष ध्यान रखिएगा।
जिससे भविष्य में जो है कोई दिक्कत ना आए नेटवर्क के कारण। इसके बाद में समस्त परिषदीय विद्यालयों के प्रत्येक कक्षा कक्ष में मानकानुरूप एवं गुणवत्ता युक्त व्हाइट एंड ग्रीन बोर्ड। यहाँ पर बात की जा रही है श्याम पट्ट की। हमारे काफ़ी विद्यालयों में देखा गया जो पुराने बोर्ड थे जो ब्लैक कलर से रहते थे, पुताई जो आधा आता था वो बना देता दिया करता था सीमेंट से। उसके बाद में उसको जो है सेल एल जो आते थे उससे घिस करके काला कर दिया जाता था, या फिर कई लोग पेंट करा देते थे ब्लैक वाला। तो अब चीज़ें अपडेट हो रही हैं, तो जब से ग्रांट आना शुरू हुई है तब से इस पर विशेष जो है जोर दिया जाता है कि आप विद्यालय के लिए वाइट बोर्ड और ग्रीन बोर्ड क्रय कर लीजिए। तो यहाँ पर वही चीज़ दी गई है, अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाए उपलब्धता वाइट बोर्ड और एक बोर्ड भी आता है, उसका एक तरफ जो है वाइट रहता है और उसकी जो नेक्स्ट साइड होती है वो ग्रीन रहती है। तो ऐसा आप लोग बोर्ड देखिएगा, और लगभग 1000-1100 रुपये में जो अच्छा बोर्ड आ जाता है। तो उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है हैंडपंप अथवा समरसेबल पंप के पास पक्का प्लेटफॉर्म एवं सोख्ता गड्ढा का निर्माण अनिवार्य रूप से कराया जाएगा, ताकि हैंडपंप के आसपास जल भराव ना हो सके तथा साफ सफाई रहे। यहाँ पर बात आ रही है हैंडपंप या समरसेबल की। अब काफ़ी विद्यालयों में जो हैंडपंप रहते हैं उसी में समरसेबल जो है प्लस ऐड कर दिया जाता है, और तो उसके आसपास जो पक्का प्लेटफॉर्म रहता है वो तो बनाया ही जाता है। एक चीज़ और चली थी सख्त सोख्ता गड्ढा। इसमें क्या रहता है कि ये गड्ढा खोदा जाता है जो है लगभग 4 फीट या 4.5 फीट 5 फीट तक का। उसके अंदर गिट्टी जो है ईंट की गिट्टी तोड़ करके भर दी जाती है, और वो एक तरह का वो सोख्ता का निर्माण कर दिया जाता है, जिससे कि जो हैंडपंप का पानी रहेगा वो उसी में जाएगा और वो अंदर सोख लिया जाता है। तो उससे क्या होता है, जल भराव की स्थिति भी नहीं उत्पन्न होती है और साफ सफाई भी बनी रहती है। तो वही काम जरूरी है, तो वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। नेक्स्ट पॉइंट है रसोई घर में भोजन तैयार किए जाने एवं रसोई घर तथा बर्तनों की साफ सफाई हेतु जल आपूर्ति एवं जल निकासी की समुचित व्यवस्था कराई जाएगी। ये तो लगभग हर विद्यालय में रहता ही है, रसोई घर में बर्तनों की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाता रहा है। कोई भी बच्चा भी है वो भी विशेष ध्यान देता है, शिक्षकों द्वारा भी रहता है विशेष ध्यान। पानी की जलापूर्ति जब हैंडपम्प लगभग हर विद्यालय में ही है, नहीं है तो उसके लिए आप प्रयास करिए, और जो है ये स्थिति ना हो कि कहीं पर कोई गंदगी वाला काम हो एमडीएम तैयार करने में। इसके बाद में अन्य आवश्यक कार्य अगर देखा जाए तो इसमें देखिए आप पहला पॉइंट है फर्स्ट एड बॉक्स। जो चिकित्सा का रहता है जो है प्रथम आप फर्स्ट एड करते हो बच्चे के लिए, उसका जो है बॉक्स का क्रय करना बहुत ज़रूरी है। उसमें जो भी सामग्री रहेगी, दवाइयाँ रहेगी, उसकी एक्सपायरी डेट जो भी रहे वो अवश्य आप जो है मिलान कर लीजिएगा कि कौन सी डेट में आप खरीद रहे हैं और उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, ये विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा तथा एक्सपायर्ड दवाएं नष्ट कर दी जाएं एवं आवश्यकता अनुसार सामग्री क्रय किया जाएगा। अब बात यहाँ पर ये आ रही है कि जैसे आपने पहले कोई दवाई ले रखी है, काफ़ी समय हो जाता है समय जब बच्चे कोई चोट नहीं लगी या किसी प्रकार की दवाई की आवश्यकता नहीं पड़ी है, अगर लंबा समय हो गया है तो आप उनको जो है समय समय पर उन दवाइयों को फर्स्ट एड बॉक्स को चेक कर लिया करिएगा, जिससे आपको पता चल जाए कि कौन सी दवाई एक्सपायर हो गई है और कौन सी बची है। तो एक्सपायर दवाइयाँ जो भी हैं उसको नष्ट कर दिया जाए समय रहते। नेक्स्ट पॉइंट है विद्यालय में उपलब्ध अग्निशमन यंत्र की समय से रिफिलिंग सुनिश्चित की जाएगी। अब लगभग हर विद्यालय में 1 या 2 रिफिल जो हैं अग्निशमन यंत्र रखे हुए हैं, जो वो सिलेंडर आता है गैस वाला जिससे कि आग बुझाई जाती है। ये उस सिलेंडर की बात कर रहे हैं, तो उसकी रिफिलिंग से मतलब है दोबारा से भरा जाना। तो वो सिलेंडर को आप चेंज करा लीजिएगा, और वो भी जो पैसा जाएगा वो कंपोजिट ग्रांट से ही व्यय किया जाएगा। उसका आपको रसीद मिलेगा बाकायदा जो है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर विद्यालय के अक्रियाशील विद्युत उपकरण जैसे कि एलईडी लाइट हो गई, ट्यूबलाइट, पंखे हैं, स्विच आदि को ठीक करने अथवा उसके बदलने का कार्य कराया जाएगा। इसी कंपोजिट ग्रांट से आपको जो है लाइट है, पंखे हैं, स्विच वगैरह है वो भी आपको सही कराना है। इसके बाद में छात्र उपस्थिति पंजिका, शिक्षक उपस्थिति पंजिका, पत्र व्यवहार, स्टॉक बुक, और ये जो आपका लाइब्रेरी का स्टॉक बुक रहेगा या अन्य रजिस्टर जो भी हैं जो वर्ष पर्यंत आवश्यकता अनुसार चाक एवं रजिस्टर का क्रय किया जाएगा। जितना भी रजिस्टर वाला कार्य है या फिर आपका जो है ये चौक रजिस्टर वगैरह रहता है, बुक वगैरह रहता है, स्टॉक बुक रहता है, ये सब कुछ जो है इसी ग्रांट से क्रय किया जाएगा। इसके बाद में जो यूपीएस विद्यालय हैं उनके लिए अनुदान राशि से जो प्रयोगशाला जो आपकी रहती है, लैब रहती है, और कंप्यूटर एजुकेशन के लिए जो भी आवश्यक कंज्यूमेबल सामग्री, कंज्यूमेबल से मतलब जो उपभोग की जाती हैं चीज़ें, तथा इंटरनेट पर भी व्यय किया जा सकता है। आपका जो बिलिंग रहेगा वो आप दिखा दीजिएगा, और आप इंटरनेट का भी जो है व्यय कर सकते हैं इसी ग्रांट से, चाहे वो प्रयोगशाला हो या फिर कंप्यूटर शिक्षा के लिए जो भी आपने व्यवस्था कर रखा है आईसीटी के लिए, उसके लिए भी। यदि विद्यालय की रंगाई पुताई, ये नेक्स्ट पॉइंट है, रंगाई पुताई गत वर्ष में कंपोजिट स्कूल ग्रांट से अथवा ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत
नहीं कराई गई है। ये चीज़ आप विशेष ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो पॉइंट आया है ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है। किन्हीं भी कारणों से वर्ष में कंपोजिट स्कूल में ग्रांट जो आती है उससे या फिर ऑपरेशन कायाकल्प जो कि हर विद्यालय में हर विकास क्षेत्र में जो है प्रधान जी द्वारा कार्य किया जा रहा है कायाकल्प का माध्यम से शासन द्वारा, उसमें अंतर्गत अगर पुताई नहीं कराई गई है मान लीजिए, तो वर्षा ऋतु के बाद में विद्यालयों की रंगाई पुताई, दरवाजे, खिड़कियों, ग्रिल, चार दीवारी, गेट की पेंट एवं वॉल पेंटिंग का कार्य भी आवश्यकता अनुसार करा लिया जाए। जितना जैसा आपका बजट हो उस हिसाब से आप वो कार्य करा सकते हैं, लेकिन वर्षा ऋतु के बाद, क्योंकि वर्षा ऋतु पहले करा लेंगे तो वर्षा होगी तो फिर से वही चीज़ खराब हो जाएगी। इसका विशेष ध्यान रखिएगा। इसके बाद में प्रदेश के समस्त परिषदीय विद्यालयों में एक रूपता लाए जाने के लिए आवश्यक है कि भवन बाहर से अनिवार्य रूप से सफ़ेद रंग में पुतवाया जाए। यहाँ पर एक विशेष ध्यान दिया गया है, एक लाइन पूरी लिखी गई है इसी के लिए कि जितना भी परिषदीय विद्यालय हमारा है शासन द्वारा संचालित किया जा रहा है, उसका भवन की जो बाहर की जो दीवार रहेगी वो सफ़ेद रंग की ही होनी चाहिए। तो इसका विशेष ध्यान रखिएगा। इसके बाद में कक्षा कक्षों का टाइलीकरण रहेगा। ऐसे विद्यालय जिसमें सभी कक्षा कक्ष की फर्श टूटी फूटी या क्षतिग्रस्त है और वहाँ 75,000 या उससे अधिक कंपोजिट ग्रांट जो है धनराशि प्राप्त हो रही है, वहाँ प्रथम वरीयता एवं द्वितीय वरीयता के कार्य एवं अन्य आवश्यक कार्यों यथा सहायक शिक्षण सामग्री, प्राथमिक उपचार सामग्री, अग्निशमक यंत्र की रिफिलिंग, यथा आवश्यक पेंटिंग कार्य, अक्रियशील उपकरणों को ठीक कराना या बदलवाना आदि कार्य को कराने के बाद यदि कोई धनराशि बचती है, ये जितना कार्य बताया है ये बहुत ज़रूरी कार्य थे, कुछ जो भी पॉइंट बताए हैं, अगर फिर भी कुछ राशि बचती है तो उपलब्ध धनराशि के अनुरूप कक्षा कक्षों के टाइलीकरण का कार्य विद्यालय प्रबंध समिति के अनुमोदन से आप करा सकते हैं। यहाँ पर टाइलीकरण करने की जो है छूट दी गई है कहीं ना विद्यालयों में जहाँ पर 75,000 या उससे अधिक ग्रांट आती है, उन विद्यालयों के लिए है केवल। उसके बाद में स्मार्ट क्लास सुरक्षा एवं रख रखाव संबंधी दिशा निर्देश। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है कि विद्यालय के गेट और कक्षा के समस्त दरवाजों पर सामान्य ताला के स्थान पर डबल इंटरलॉकिंग की व्यवस्था की जाए। डबल इंटरलॉकिंग से मतलब है कि एक तो आप लॉक लगाते हैं, ताला लगाते हैं, उसके बाद में एक और होता है जानते होंगे इंटरलॉक वाला, जिसकी बड़ी सी चाबी होती है वो, तो वो वाला इंटरलॉकिंग की व्यवस्था भी की जाए। इसके बाद में साथ ही जिस कक्षा कक्ष में स्मार्ट क्लास के उपकरण रखे हैं, जैसे मतलब कि प्रोजेक्टर है, कंप्यूटर है या कोई स्पीकर्स रखे हुए हैं, तो वो स्मार्ट क्लास बोली जाती है। तो उनका अगर उपकरण कोई रखा हो तो उसकी खिड़कियाँ जो रहेंगी उस पर लोहे की सुरक्षित ग्रिल या पर्याप्त मात्रा में सुरक्षित कुंडी की व्यवस्था कर दी जाए। मतलब लोहे का ही वहाँ पर जो जंगला या खिड़की जो भी आपकी रहेगी वो उसमें रखें लगाएं। उसके बाद में जिस कक्षा में अवस्थापना एवं सुविधा का अधिस्थापन किया जाना है वहाँ के दरवाजे लोहे के होंगे। आप लोग ये चीज़ समझ लीजिए जहाँ पर भी कोई भी जो है महंगी क्रय की गई वस्तु रखी है तो वहाँ के दरवाजे जो हैं लोहे के कर दीजिएगा, चाहे वो स्मार्ट क्लास हो या फिर आपका ऑफिस ही क्यों ना हो। इसके बाद में स्मार्ट क्लास की सुरक्षा एवं रख रखाव के संबंधी अपरिहार्य कार्य में कराए जा सकते हैं। अगर कोई ऐसा कार्य है जो स्मार्ट क्लास की सुरक्षा के लिए ज़रूरी है तो उसके लिए जो है आप कार्य भी करा सकते हैं। उसके बाद में संपर्क फाउंडेशन जो चल रही है हमारे यहाँ, उसके स्मार्ट ब्लॉक इनिशिएटिव कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदत्त जो भी ऑडियो उपकरण की बैटरी की आवश्यकता अनुसार का कार्य जनपद गोरखपुर से वहाँ पर चल भी रहा है, तो उसी की बात बताई गई है। इसके अलावा भी अगर किसी विद्यालय की आवश्यकता अनुसार कोई भी कार्य है वो विद्यालय प्रबंधन समिति तो एसएमसी के अनुमोदन से आप करा लीजिएगा। इसके बाद सामान्य निर्देश आते हैं। यहाँ पर वही चीज़ें हैं जो यदि गत वर्ष की कोई धनराशि शेष हो, यहाँ पर पुरानी धनराशि की बात की जा रही है, जबकि हमारा ऑडिट तो हो ही चुका है पिछले वर्ष का, तब भी यहाँ पे वो बात कही गई है। तो उसे वर्तमान वर्ष की धनराशि के साथ सम्मिलित कर लीजिएगा और संयुक्त कार्य योजना बना करके एसएमसी का अनुमोदन करा लीजिएगा और वो पैसा आप खर्च कर सकते हैं पिछली वर्ष का भी। नेक्स्ट पॉइंट है विद्यालय की वास्तविक आवश्यकता के अनुसार ही वित्तीय नियमों का पालन करते हुए जो भी आपकी आवश्यकता अनुसार चीज़ें हैं विद्यालय में ज़रूरी चीज़ें हैं उनका आप पालन करिएगा और अच्छी गुणवत्ता की सामग्री को क्रय करिएगा। यदि कोई कार्य अन्य अथवा योजना मद के अंतर्गत पहले से ही कराया जा चुका है या फिर योजना किसी भी अन्य योजना के अंतर्गत कार्य योजना में अनुमोदित है तो पुनः जो आपको ग्रांट मिलेगी उसका उपयोग ऐसे कार्य के लिए ना ही करें। सही बात है ये चीज़, अगर आपका हो चुका है या फिर होने वाला है तो उस ग्रांट में उस पैसे को ना लगाएं। जो सामग्री गत वर्ष अथवा पूर्व में क्रय की जा चुकी हो उसके क्रय सूची में अनावश्यक रूप से शामिल नहीं होना चाहिए।
ये बिल्कुल सही बात है, ऐसा ना करिएगा। अगर पहले आप लगा चुके हैं बिल वाउचर को तो दोबारा से उसका नहीं लगाइएगा। यह विशेष ध्यान रखा जाए कि एक ही कार्य के लिए 2 मदों से धनराशि कदापि आहरित ना हो। सबकी मद अलग होती है, तो आपको जिस मद का पैसा निकाल रहे हैं आप उसी मद से उस पैसा का जो है व्यय करें। इस प्रकार के तथ्य प्रकाश में आने पर इसे गबन की श्रेणी में, गबन की बात यहाँ पर आ रही है, अगर ऐसा करते हैं तो गबन की श्रेणी में मान लिया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद में आप देखिए, विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप विद्यालय सामग्रियों की क्रय प्रक्रिया में निम्नलिखित निर्देश जो है कड़ाई से पालन करना है। आइए उन निर्देशों को देख लेते हैं। पहला है, शासन द्वारा समय समय पर निर्गत क्रय प्रक्रिया संबंधी शासनादेश, नियमावली एवं निर्देश का अनुपालन करना है। ठीक है। सेकंड पॉइंट है, स्टोर परचेज रूल्स में दिए गए आदेश या निर्देश का पालन करेगा। ये दोनों बातें विशेष हैं। उक्त बिंदु 1 व 2 में दिए गए निर्देश जो है उसके अनुसार जो है नियमानुसार कोटेशन अथवा निविदा प्रक्रिया का अनुपालन कराया जाना है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, फोजिट स्कूल ग्रांट से क्रय की जाने वाली सामग्रियां जो रहेंगी उसकी गुणवत्ता के संबंध में निम्नलिखित निर्देश हैं, वो भी देख लेते हैं। नंबर 1 है, सामग्री क्रय में निर्धारित मानक एवं स्पेसिफिकेशन का पालन किया जाए। बिल्कुल हर वस्तु में किया भी जाता है, उसका विशेष ध्यान भी रखा जाएगा, मानक का भी और स्पेसिफिकेशन का। उसके बाद में है, क्रय की जाने वाली सामग्री प्रमुखतया भारतीय मानक ब्यूरो मतलब BSI से प्रमाणित होनी चाहिए। ठीक है, ये भी क्वालिटी का कहीं ना कहीं मानक है। उसके बाद में यथासंभव जो है GST पंजीकृत फर्म से ही क्रय की जाने की कार्रवाई करी जाए। यथासंभव का प्रयोग इसलिए किया गया यहाँ पर क्योंकि कुछ छोटे छोटे दुकानदार होते हैं, वो GST नंबर उनका नहीं होता है, क्योंकि उनका इतना नहीं होता है इसका, इसलिए वो GST धारक नहीं होते हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ लिखी गई, यथासंभव शब्द का प्रयोग किया गया है। उसके बाद में, जो सामग्री BSI द्वारा प्रमाणित ना हो वह मूल निर्माता अथवा उत्पादक अथवा अधिकृत जो विक्रेता है उनसे ही क्रय करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कहीं मान लीजिए BSI वाला प्रमाणित नहीं मिल रहा है तो फिर आप सीधा सीधा जो है, जो भी उत्पादन कर रहा है उस वस्तु का, ये नहीं किसी आप सेकेंडरी दुकान वाले से ले रहे हैं वो प्रोडक्ट, जो भी अधिकृत विक्रेता है वो उसी से आप लें। उसके बाद में कंपोजिट ग्रांट जो रहेगी उसकी धनराशि विद्यालय खातों में हस्तांतरण के बाद प्रत्येक विकासखंड स्तर पर, यहाँ पर बैठक की बात की जा रही है, जिसमें कि जो है BEO सर तथा जो सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी रहेंगे वो सब बैठेंगे दोनों लोग, और सभी जो हेड रहेंगे विद्यालयों के, चाहे PS हो, UPS हो या कंपोजिट हो, उनको बुला करके मीटिंग लेंगे और उसमें उनको बताएंगे कि कैसे पैसे को क्रय और व्यय करना है। सारा पूरी जानकारी दे दी जाएगी। उसके बाद में कंपोजिट स्कूल ग्रांट से जो क्रय की गई सामग्री रहेगी उसके 2 प्रकार के स्टॉक रजिस्टर बनाने की बात कही गई। 2 रजिस्टर उसमें कौन से होंगे? पहला रजिस्टर रहेगा आपका उपभोज्य मतलब कंज्यूमेबल सामग्री, जिसमें कि आप उपभोग करते हैं, जैसे फिनाइल है, साबुन है, मिष्ठान है, जैसे ये सब तो वर्ष भर चलता ही रहता है। कहीं 15 अगस्त, 26 जनवरी है, 2 अक्टूबर है, या फिर अन्य कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम हो तो मिष्ठान वितरण होता ही है। फिनाइल है, साबुन है, ये तो हर महीने में 2-2, 4-4 लग जाते हैं साबुन तो मतलब इस तरह से आपको काम करना है कि वो कंज्यूमेबल का रजिस्टर अलग रहेगा, उसमें सब अंकन रहेगा। उसके बाद नंबर 2 है उपभोज्य ना होने वाली मतलब नॉन कंज्यूमेबल वाली सामग्री, जैसे अलमारी एक बार ले लिया आपने, वो रखी है आपके यहाँ, रजिस्टर ले लिया, वो काफ़ी टाइम तक चलता है। श्याम पट है, ले लिया एक बार। जैसे स्थायी प्रकृति की जो भी सामग्री रहेगी वो वहाँ पर प्रविष्ट कर दीजिएगा। उसके बाद में कंपोजिट स्कूल ग्रांट में धनराशि का उपभोग के लिए संबंधित विद्यालय के हेड पूर्णतः उत्तरदायी होंगे। यहाँ पर एक नेक्स्ट लाइन आप लोग समझ लीजिएगा, ये बहुत ही विशेष लाइन उन्होंने लिख दी है। यही बिंदु है जिसमें कि टेबलेट को, इसमें सीधे सीधे जो है जो ग्रांट रहेगी इसमें विद्यालय के जो हेड रहेगा, प्रधानाध्यापक रहेंगे, उनके विषय में बोला गया। आप लोग देख सकते हैं प्रधानाध्यापक जो हैं पूर्णतः उत्तरदायी होंगे। तो यहाँ पर इसी का विशेष ध्यान रखिएगा आप लोग कि कोई भी जो है गलत कार्य ना हो, गलत क्रय चीज़ ना हो, उसका जो है डॉक्यूमेंटेशन जो है बहुत अच्छे से करिएगा। इसके बाद में अनुश्रवण, पर्यवेक्षण, सत्यापन है। ये ज़्यादा कुछ खास नहीं है, वही चीज़ें हैं, सब DCA भरने वाली बात है। कंपोजिट ग्रांट जो रहेगी उसकी मद में अवमुक्त धनराशि का निर्धारित प्रारूप पर उपभोग प्रमाण पत्र व प्रधानाचार्य व अध्यक्ष विद्यालय जो SMC रहेंगे संयुक्त हस्ताक्षर से प्राप्त कर ब्लॉक स्तर पर संरक्षित रखा जाएगा। जो भी मतलब कि वो तो होता ही हर बार, जो PFMS माध्यम से जब चीज़ें बनती हैं, खरीदी जाती हैं, तो उसका एक दोनों का हस्ताक्षर वाला जो है रहता है, उसका SMC का और हेड का,
तो वो प्रमाण पत्र देता ही उपभोग वाला, सभी लोग जमा करते हैं। तो वही बात यहाँ पर करी गई है, विद्यालयवार मदवार त्रुटि रहित सूचना जो भी रहेगी वो बीईओ कार्यालय में अब अपलोड कराई जाएगी डीसीएफ के माध्यम से। इसके बाद में बीईओ अपने विकास खंड में रैंडम आधार पर 20% विद्यालयों में सामग्री क्रय की प्रक्रिया, उसकी गुणवत्ता, अभिलेखों के रखरखाव के संबंध में स्वयं जाँच करेंगे। मतलब कि जो भी विद्यालय रहेगा, जितने भी मान लीजिए 100 विद्यालय है तो उसके 20% 20 विद्यालय जो है रैंडमली जांच कर सकते हैं बीईओ सर के लिए कहा गया है यहाँ पर। और निर्देशों का अनुपालन जो रहेगा सुनिश्चित कराते हुए आज्ञा बीएसए सर को दे दी जाएगी। इसके बाद में सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी जो रहेंगे प्रत्येक माह कम से कम 5 शिक्षण दिवस में संबंधित बीईओ के साथ अलग अलग विकास खंड के अलग अलग विद्यालयों का पर्यवेक्षण करेंगे तथा संयुक्त निरीक्षण आख्या के साथ वित्तीय व्यवहार में पाई गई कमियों का उल्लेख करते हुए भविष्य में विद्यालय स्तर पर युक्त वित्तीय व्यवहार करने की अनुशंसा को जिला विशिष्ट अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर देंगे। ये भी चीज़ ठीक है, जो माह में कम से कम 5 शिक्षण दिवस रहेंगे उसमें 7 दिन होते हैं, 6 दिन वाले विद्यालय खुलता है तो उसमें 5 दिन जो है इनको भ्रमण करना है, निरीक्षण करना है बीईओ के साथ में। इसके बाद में बीईओ सर का दायित्व रहेगा कि वे सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी तथा बीईओ के ऐसे पर्यवेक्षण का अनुसरण करें तथा उनके द्वारा दिए गए यथेष्ट सुझावों को प्रत्येक विद्यालय स्तर तक अनुपालन भी करवाएं, प्रभावी कदम उठवाएं वहाँ पर। इसके बाद में जो है विद्यालय निरीक्षण के दौरान बीएससी अथवा मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक मतलब कि एडी बेसिक जो सर रहते हैं वो विद्यालय में कंपोजिट ग्रांट के उपभोग के संबंध में क्रय प्रणाली, प्रक्रिया, सामग्री की गुणवत्ता तथा अभिलेखों वही चीज़ है कि हर जगह जो है अनियमितता पाई जाती है तो दोषी हेड या विद्यालय एसएमसी के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। अब यहाँ पर आप लोग देखिएगा विद्यालय प्रबंधन समिति के खिलाफ भी कार्रवाई की बात सामने आ रही है। आप लोग देख सकते हैं विद्यालय के प्रधानाध्यापक और विद्यालय प्रबंधन समिति के विरुद्ध कार्रवाई। अब बताइए एसएमसी जो हेड रहेगा उसको कोई चीज़ वहाँ पर सरकार की तरफ से मिल तो रही नहीं है एक्स्ट्रा, तो भाई कार्रवाई भी अब यहाँ पर जो है चीज़ें डरा दिया गया है कहीं ना कहीं। इसके बाद में अंतिम पैराग्राफ है, उक्त के संबंध में क्रय की प्रक्रिया की पारदर्शिता, सामग्री की गुणवत्ता तथा अभिलेखों का समुचित रखरखाव सुनिश्चित करते हुए जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष एवं जिला शिक्षा परियोजना समिति स्तर से अनुमोदन प्राप्त कर जिला स्तर के अधिकारी जो भी रहेंगे बीएसए सर जैसे कि हैं तथा तहसील ब्लॉक स्तर के अधिकारी की 2 सदस्यीय गठित टीम जो कर ली जाएगी और रैंडम आधार पर चिन्हित करते हुए प्रति विकास खंड 20-20 विद्यालयों की जांच कर ली जाएगी। यहाँ पर दोबारा से निरीक्षण की बात आ रही है, मतलब आप समझिएगा पहले भी निरीक्षण करवा दिए गए हैं बीईओ सर द्वारा इसी ग्रांट के, फिर लेखाधिकारी महोदय द्वारा, फिर बीएसए साहब भी करें। उसके बाद में ये जो है तहसील ब्लॉक स्तर के अधिकारी जो रहेंगे वो या फिर जिला स्तर के जो भी अधिकारी है, जिला परियोजना टीम है वो तो 20-20 विद्यालय की जांच वो भी करेगी और सत्यापन टीम द्वारा कंपोजिट स्कूल ग्रांट की धनराशि के उपभोग विद्यालयों में कराए गए कार्य एवं क्रय प्रक्रिया इन सब की जो है जानकारी जो भी होगी रख रखाव की जाँच की जाएगी। यहाँ पर जाँच दल द्वारा उपलब्ध कराई गई जाँच तथा मूल्यांकन रिपोर्ट परियोजना कार्यालय को भी भेजी जाएगी। ऐसे निरीक्षण में समग्र शिक्षा के तहत जो भी विद्यालय वार क्रय अथवा उपभोग किया जाएगा चीज़ों को उनका पर्यवेक्षण अपेक्षित होगा। और कुछ खास नहीं है, बस केवल निरीक्षण और पर्यवेक्षण की बात आ रही है सामने। जो प्रमाण पत्र रहेगा वो प्राप्त किया जाएगा विद्यालयों का उपभोग जब हो जाता है उसके बाद में, ठीक है। और लास्ट पैराग्राफ पे कृपया उपरोक्त अनुसार कंपोजिट जो ग्रांट रहेगी उसकी धनराशि विद्यालय एसएमसी जो रहेगा उसको स्थानांतरित करने की कार्रवाई तत्काल की जाए। ये बीएसए सर के लिए कि तत्काल वो जो है जो ग्रांट आई है शासन द्वारा वो ऐसे सर्व शिक्षा अभियान जो कार्यालय रहेगा वहाँ से आपके सभी विद्यालयों में जल्दी ही प्रेषित कर दी जाएगी। तो ये तो था ग्रांट के संबंध में पत्र, लगभग सभी को ये पत्र पहले से ही पता होता है। खैर तो देखा जाए अगर तो अगर कुछ बातें अगर आप कुछ नहीं मिली हो तो बेहतर है, नहीं तो आप कोई बात नहीं है। ये पत्र तो ऐसे हर साल आता है जब भी ग्रांट आती है। तो ऐसे ही नवीन जानकारी के लिए और चैनल से जुड़े रहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।